देखिए आज आबकारी जो है अधिनियम फिर से शुरू करेंगे। इसमें जो है परिभाषाएं पढ़नी थी हमने, परिभाषाएं जो है पढ़नी थी। अब धारा जो है 4 से देखेंगे, धारा 4 क्या कहती है। सेक्शन 4, धारा 4 में सिंपल सा याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं रखना है याद इसमें। देसी मुद्रा, विदेशी मुद्रा और हेरिटेज जो नया जोड़ा है, हेरिटेज मुद्रा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति। देसी मुद्रा, विदेशी मुद्रा एवं हेरिटेज मुद्रा घोषित करने की शक्ति। ठीक है, देसी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा एवं नया और जुड़ गया है आपका हेरिटेज मुद्रा घोषित करने की शक्ति 2000। ये आपका ये इसमें आपको केवल याद रखना है कि देसी मुद्रा हो चाहे विदेशी मुद्रा हो या हेरिटेज मुद्रा हो, इनको घोषित करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। बस कितना याद रखना है आपको? राज्य सरकार। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। इतना ही हेडिंग रख लेंगे, ऊपर से लिखेंगे देसी मुद्रा, विदेशी मुद्रा और जो है आपकी हेरिटेज जो मुद्रा है उसको घोषित करने की शक्ति। देसी विदेशी तो आप जानते हैं सरकार घोषित करती है कि कौन सी मुद्रा जो है उसको देसी कहा जाएगा और कौन सी मुद्रा जो है उसको विदेशी कहा जाएगा। सरकार के अपने जो है अलग पैमाने होते हैं, उन पैमानों के आधार पर जो है सरकार किसी भी जो है मुद्रा है उसको देसी और विदेशी घोषित कर सकती है। अब हेरिटेज का मतलब होता है पुरानी मुद्रा, जो हेरिटेज की श्रेणी में आती है। जैसे आप जानते हैं काफी पुरानी टाइप की जो शराब होती है, हजारों साल पुरानी, है ना, कई साल पुरानी जो शराबें होती हैं उनको हेरिटेज जो है शराब घोषित कर सकती है। ठीक है, ये हेरिटेज का एक नया फंडा सरकार ने जोड़ा। हेरिटेज टाइप के हो जाते हैं, जैसे हेरिटेज इमारतें घोषित की जाती ना, उसी तरीके से शराब को भी सरकार ने कर दिया कि भाई शराब भी जो है अगर पुरानी है तो उसको हेरिटेज घोषित किया जा सकता है। ठीक, संरक्षित रहती है फिर ये। इनका इस्तेमाल पीने में नहीं, लोगों को दिखाने में। लोग देखते हैं कि हाँ कितने साल पुरानी है, उस हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखिए सेक्शन जो है इसका 5, सेक्शन 5 कहता है फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा। फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा। अब ये तो आप जानते हैं फुटकर क्या होता है, थोक क्या होता है। थोक होता है बल्क में खरीदना और फुटकर होता है छोड़े कम मात्रा में जो है खरीदना है। ठीक है, थोक मतलब बल्क में खरीदना, इकट्ठा खरीदना को थोक कहते हैं। अब बात आती है कि थोक और विक्रय की जो है मात्रा कौन निश्चित करेगा? यहाँ भी आपको याद रखना है राज्य सरकार। राज्य सरकार, यहाँ पूरा काम कौन करता है? राज्य ही करता है इस अधिनियम में। तो थोक और फुटकर की जो मात्रा है उसका भी निर्धारण जो है राज्य सरकार करती है। तो याद रखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए भी जो है सरकार जो है फुटकर की जो है क्या क्या कहते हैं, फुटकर की जो है मात्रा तय कर सकती है। फुटकर की मात्रा तय कर सकती है, लिखा है उसमें फुटकर की मात्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य के लिए, जैसा सरकार चाहे। सरकार चाहे किसी क्षेत्र विशेष में फुटकर की क्या मात्रा होगी, किसी प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह होते हैं वहां फुटकर की मात्रा क्या होगी, कई समुदाय समाज होते हैं उनके लिए फुटकर की मात्रा क्या होगी, ऐसा निर्धारण सरकार कर सकती है। और जो फुटकर नहीं होगा वो क्या माना जाएगा? वो आपका थोक माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फुटकर की मात्रा ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट के लिए भी कर सकती है, व्यक्ति विशेषों के लिए भी कर सकती है, क्रेता व्यक्ति जो होते हैं, विक्रेता होते हैं, क्रेता होते हैं, उनके लिए भी कर सकती है ना। उनके लिए क्या कर सकती है? फुटकर की मात्रा तय कर सकती है। अलग अलग भी कर सकती है और एक साथ भी कर सकती है, जैसे सरकार को सहूलियत हो वैसा सरकार कर सकती है। तो सरकार क्या करती है? फुटकर की मात्रा तय कर देती है, और फुटकर से ऊपर खरीदा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे थोक कहते हैं। ठीक, इसका इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक, अब सेक्शन जो है इसका 6 देखेंगे। सेक्शन 6 कहता है
अधिनियम की व्यावृत्ति, अधिनियम की व्यावृत्ति इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आबकारी अधिनियम है, जो आबकारी अधिनियम है उसके प्रावधानों का लागू ना होना, का मतलब है आबकारी अधिनियम का, सीधा लिख देते अधिनियम, अधिनियम के प्रावधानों का लागू ना होना। इसका अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का जो है लागू ना होना। तो अधिनियम के जो प्रावधान है वो किन किन पे लागू नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें पहला जो है आपका कहता है सी कस्टम एक्ट 1878 पर, समुद्री जो कस्टम एक्ट हो तो उस पर लागू नहीं होगा। सी कस्टम एक्ट 1878, सॉरी 1878, इस पर लागू नहीं होगा। सी कस्टम एक्ट 1878 पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो है आपका इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 पे लागू नहीं होगा। इंडियन टैरिफ इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 पे लागू नहीं होगा। इसके अलावा कैंटोनमेंट एक्ट 1910, 1910 इन तीनों पे लागू नहीं होगा। ये याद रखना है आपको कि जो धारा 6 कहती है कि जो आबकारी अधिनियम है किन पे लागू नहीं, व्यावृत्ति का मतलब ये होता है सेविंग, सेविंग मतलब जो होता है कि उन अधिनियमों को ये प्रभावित नहीं करता। सीधा सीधा याद रखें कि ये जो धारा 6 बताती है कि किन अधिनियमों को ये प्रभावित नहीं करता। पहला तो सी कस्टम एक्ट 1878, उसके बाद इंडियन टैरिफ एक्ट है 1894, और तीसरा है कैंटोनमेंट एक्ट 1910। इन तीनों अधिनियमों को जो है ये आपका आबकारी अधिनियम जो है प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये आपका था चैप्टर 1। इसके बाद जो है इसका अध्याय 2 है। अध्याय जो है स्थापना और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, इसको मिटा दें, फिर उसके बाद अध्याय 2। तो अध्याय 2 जो है आपका स्थापना और नियंत्रण से संबंधित है। अध्याय सीधा लिख लेते हैं, अध्याय 2 है, इसकी धारा 7, धारा 7 सबसे पहली है। तो धारा 7 कहती है स्थापन और उसकी शक्तियां, और उसकी शक्तियां। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति जो है वगैरह के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना में द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग में, विनिर्दिष्ट भाग में, या तो संपूर्ण राज्य में कर सकती है या किसी भाग विशेष में भी जो है कर सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी जो है आबकारी आयुक्त की नियुक्ति। तो पहला पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि धारा 7A, 7वां का जो है पहला जो है ए, पहला वाला जो क्लॉज है उसमें जो है राज्य सरकार जो है के निर्देश पर जो है एक आबकारी जो है आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? आबकारी, आबकारी आयुक्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछा जाता है, आबकारी आयुक्त की नियुक्ति। जो धारा 7 है उसका पहला जो क्लॉज है उसी में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इतना याद रखना है इसमें आपको कि आबकारी जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? 7A के तहत की जाती है। 7वां का पहला क्लॉज जो है ए जो दिया है उसके तहत जो है राज्य सरकार जो है आबकारी इस अधिनियम के लिए जो है एक आबकारी आयुक्त की जो है नियुक्ति करती है। इसमें लिखा है एक अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे नियंत्रण में यदि कोई हो कि अत्यधिक रहती हो, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे आबकारी विभाग के प्रशासन
तथा आबकारी आगम के संग्रहण का अधीक्षण करेगा। ठीक, तो इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है वो भी लिखा है कि ये आबकारी विभाग के प्रशासन के लिए और जो आबकारी जो कर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। इसकी नियुक्ति किस लिए की जाती है ये तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आबकारी विभाग का कुल मिला के ये प्रधान होता है और जो आबकारी से जो टैक्स जो आता है आगम जो आते हैं उनको संग्रह करने का जो है इसका काम होता है, कलेक्ट करने का जो है इसका काम होता है। तो इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, ये पूछा जाता है कि आबकारी जो है आयुक्त की नियुक्ति कितने में की जाती है। धारा सिंपल दोनों तरीके से पूछ सकते हैं या केवल धारा धारा पूछ सकते हैं तो धारा 7 लगा सकते हैं आप, या धारा अंदर से थोड़ा जटिल करके पूछते हैं कि 7A में है कि बी में है कि सी में है, तो फिर आपको याद रखना है कि 7A में जो है पहला वाला जो क्लॉज है उसके तहत जो है आबकारी आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल ही धारा पूछ लेते हैं 6 में है 7 में 8 में, या फिर अंदर से भी पूछते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि 7A में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। ठीक है, इस तरीके से भी जो है इसका क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसका जो दूसरा क्लॉज है वो कोई खास नहीं है, ये कहता है कलेक्टर सिविल किसी व्यक्ति को जो कलेक्टर के साथ ही साथ या उसकी अधीनस्थता में या उससे पृथक रहते हुए ऐसे नियंत्रण के अधीन रहती हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त समस्त किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या उस कलेक्टर पर अधिरूपित समस्त या किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे। ये कह रहा है अन्य अधिकारियों की बात कह रहा है कि कलेक्टर से भिन्न, कलेक्टर तो होता ही है, कलेक्टर से भिन्न किसी अधिकारियों को भी अगर राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के तहत नियुक्त करना चाहती है और उसको कलेक्टर की समस्त शक्तियां या कुछ शक्तियां देना चाहती है तो सरकार उसको दे सकती है। तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कहता है इसमें आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के तथा ऐसे पदनामों के शक्तियों तथा कर्तव्यों के कुल मिला के और अधिकारियों की भी बात कह रहा है तीसरा क्लॉज कि अन्य अधिकारियों की जो है नियुक्तियां भी जो है अगर राज्य सरकार को लगता है इस अधिनियम के तहत अधिनियम बनता है उसमें कई कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, कई अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, तो सरकार चाहे जितने भी सरकार को ठीक लगते हैं उतने अधिकारियों और कर्मचारियों की जो नियुक्ति है सरकार कर सकती है और उन्हें इस अधिनियम से संबंधित जो भी कार्यभार सौंपना चाहे सरकार सौंप सकती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको इसमें जो है वो याद रखना है 7 का ई, ये वाला अड़ा कहते हैं जिसे, वो याद रखना है। नियम बनाने की शक्ति, ये आपको याद रखना है कि इसमें याद रखना है कि धारा 62 को छोड़कर राज्य सरकार, सेक्शन इसको छोड़कर 62 को छोड़कर राज्य सरकार, दो पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, धारा 62 को छोड़कर राज्य सरकार मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकती है। सरकार मुख्य आगम प्राधिकारी, मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त या आबकारी, इंपॉर्टेंट है ये, आयुक्त को सौंप सकती है। क्या सौंप सकती है? नियम बनाने की शक्ति ये है, इसमें नियम बनाने की शक्ति। हाँ, 62 को छोड़कर राज्य सरकार, यहां लिख देते हैं नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। अब क्वेश्चन यही बनता है इस पे कि नियम बनाने की जो शक्ति है राज्य सरकार किसको सौंप सकती है, तो आपके मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को सौंप सकती है, केवल 62 की शक्तियों को छोड़कर, इसको नहीं सौंपा जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सभी शक्तियां जो नियम बनाने की हैं राज्य सरकार आपकी मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को सौंप सकती है। डायरेक्ट कह सकती है कि भैया आप ही देखो, आप ही बनाओ, इस अधिनियम के संबंध में कैसे चलाना है, क्या करना है, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। बस धारा 62 में जो सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है उनको छोड़ करके बाकी जो भी शक्ति है, बाकी कौन सी शक्तियां बचती, बाकी फिर ये इस अधिनियम से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उनको करने में जो शक्तियां रहती हैं वही बचती हैं। ठीक है, तो बाकी जो शक्तियां हैं वो सरकार इनको दे सकती है। किस किस को दे सकती है? मुख्य आगम प्राधिकारी और जो है नियम बनाने की शक्ति है 62 में सरकार की, उन शक्तियों को छोड़ के, मतलब उनमें जो जो शक्तियां आई उनको छोड़ के बाकी शक्तियां, बाकी शक्तियों में फिर नॉर्मली शक्तियां बचती हैं इस अधिनियम को कैसे करना है, तो वो सारी शक्तियां मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को जो है सरकार जो है सौंप सकती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किन किन को सौंप सकती है, मुख्य आगम प्राधिकारी
और आबकारी आयुक्त। ये जो दो नाम आपको जो है याद रखने हैं इसमें, ठीक, दो ही पॉइंट इसमें याद रखने। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका उड़न दस्तों से 7A। हालांकि ये 7A इसमें अगर उस पर ये 7 का क्लॉज, ये तो 7 का पहला जो क्लॉज था उसके हिसाब से था। अब 7A अलग ही धारा ही है। 7A ये इस तरीके से जो है धारा है पूरी, ये क्लॉज नहीं है, ये धारा है पूरी 7A, ठीक है। और ये जो है 7A हमने बताया ये 7A का क्लॉज है, ठीक है। दोनों में अंतर है नहीं, आपको सर ने यहाँ भी 7A बताया, वो 7A उसका क्लॉज था, ये पूरी की पूरी धारा ही है 7A, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक। 7A का पहले क्या कहते हैं उपखंड ए, उपखंड लिख सकते हैं यहाँ, उपखंड। ये 7A का उपखंड ए में नियुक्ति होती है, ठीक है। और ये 7A प्रॉपर धारा है, ठीक है, अलग से जुड़ी हुई है। इसमें है उड़न दस्तों की स्थापना। उड़न दस्तों की स्थापना, ठीक है। तो ये उड़न दस्ते तो आप जानते हैं, उड़न दस्ते मतलब फ्लाइंग स्क्वाड को कहते हैं, जिसको छापामारी कार्रवाई में ये लोग काम करते हैं उसके लिए। तो उड़न दस्तों की स्थापना कौन कर सकता है? उड़न दस्तों की स्थापना जो है राज्य सरकार करेगी। उड़न दस्तों की स्थापना कौन कर सकता है? राज्य सरकार। ये आपको याद रखना है कि उड़न दस्तों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य सरकार के द्वारा जो है की जा सकती है। अब बात आती है कि उड़न दस्तों में कौन कौन शामिल होता है। उड़न दस्तों में आबकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। तो कौन कौन शामिल हो सकता है उड़न दस्तों में? आबकारी अधिकारी, सीधा लिख देते हैं, आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। अन्य अधिकारियों में सभी आ जाते हैं, ठीक है, पुलिस वाले भी रहते हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, अन्य विभाग के भी अधिकारी रहते हैं। तो एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाता है, एट ए टाइम बनाया जाता है। दरअसल फ्लाइंग स्क्वाड का मेथड ही ये रहता है कि जब भी फ्लाइंग स्क्वाड बनता है तो अधिकारियों को पहले से मालूम नहीं रहता है कि कौन कौन फ्लाइंग स्क्वाड में जो है शामिल होता है। हाल की हाल जो है इसकी घोषणा की जाती है और तुरंत ही जो है अधिकृत बना के भेज रवाना किया जाता है, क्योंकि मकसद ही फेल हो जाएगा अगर पहले से सबको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी को अगर हम फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल कर दो तो फिर मतलब नहीं रह जाता ना, इसीलिए तो हाल की हाल बनाया जाता है प्रैक्टिकली में इनको, और फिर इनको जो है भेज दिया जाता है। अब बात आती है कि जो किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो धारा 7 के अधीन जो है इन्हें प्रदान की जाती है। धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का ये लोग जो है पालन करते हैं। धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शक्तियों का प्रयोग। इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको कि राज्य उड़न दस्तों की स्थापना कौन करता है? जो है राज्य सरकार करती है। इसमें कौन कौन होता है? आपका आबकारी अधिकारी तथा ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जैसा राज्य सरकार उपयुक्त समझे, या कह लीजिए कि अन्य अधिकारी भी जो है इसमें शामिल होते हैं, जिनको राज्य सरकार इसमें शामिल करना चाहे वैसे अधिकारी इसमें हो सकते हैं। किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं? जो धारा 7 जो अपन पढ़ा है, इनमें जो शक्तियां राज्य सरकार के द्वारा इनको सौंपी जाती हैं, ये उन्हीं शक्तियों का जो है प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका धारा सॉरी अध्याय 2। अध्याय 2 में आपके केवल दो ही सेक्शन है, ठीक है, ये भी याद रखें। अध्याय 2 में कितने सेक्शन है? केवल 2, 7 और 7A, मतलब 7 और 7A। एक तरीके से देखा जाए तो एक ही है, लेकिन वो 7 और 7A तो 2 सेक्शन हो जाते हैं, तो केवल 2 सेक्शन जो है इसमें दिए गए हैं। इसके बाद जो है आपका अध्याय जो है 3 है, वो आयात निर्यात और परिवहन से संबंधित है। इसको इसके बाद देखते हैं। देखिए अध्याय 3 आयात निर्यात और परिवहन से संबंधित है। धारा जो है इसमें जो है 8 से शुरू होता है। 1 मिनट, धारा 8, धारा 8 क्या कहती है आपकी? धारा 8 कहती है आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति। किस किस चीज, किन किन कौन कौन सी चीजें आई? आयात निर्यात हमने पढ़ा चुका है पहले ही परिभाषा में, और परिवहन। तीन चीजें आई हैं इसमें, आयात भी आया है, निर्यात भी आया और परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति, का प्रतिषेध
प्रतिषेध मतलब इनको रोकने की शक्ति, प्रतिषेध करने की शक्ति। देखिए सिंपल है, बस याद करना है इसमें आपको, है ना। आबकारी जो एक्ट है उसमें सिंपल है, अब इसमें इससे काम चलेगा आपका। कौन करता है इसमें? आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में कर सकती है। आपको क्या याद रखना है इसमें? राज्य सरकार मादक द्रव्य मादक द्रव्य का आयात निर्यात का आयात निर्यात मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में कर सकती है, या उसके किसी भाग में क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सरकार के ऊपर है कि आयात निर्यात पर अगर उसे प्रतिषेध लगाना चाहती है संपूर्ण राज्य में। कई देश आपने सोच देखे होंगे जहाँ शराब नहीं मिलती, हालांकि सबसे ज्यादा शराब उन्हीं स्टेटों में पी जाती है जहाँ शराब पे पाबंदी है। जैसे गुजरात हो गया आपका, बहुत शराब पीती हो, यहाँ से जाती, कई जगह से जाती है, और बिहार में भी शायद लग गया है। तो ऐसी कई स्टेटें हैं जहाँ शराब पे जो है पाबंदी है, और वहां सबसे ज्यादा शराब जो है। तो ये चीजें रुकने वाली तो है नहीं, सरकार से कुछ नहीं होता, आदमी से होता है। तो हालांकि इससे सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो है सरकार को इन्हीं चीजों से मिलती है, सबसे ज्यादा आय सरकार की इन्हीं चीजों से होती है। तो इसीलिए सरकार इसमें अपना मुनाफा देखती है। तो वही कह रहे हैं कि सरकार चाहे, अगर सरकार को लगता है कि भैया रोक लगाना चाहिए पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट में लगा सकती है। या सरकार को लगता है कि नहीं पूरे स्टेट में लगाना ठीक नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में लगाना ठीक है, वहां के लोगों पर ज्यादा असर पड़ रहा है, वहां की मतलब लोगों को देखते हुए जनहित में अगर सरकार चाहे तो क्षेत्र विशेष में भी जो है रोक लगा सकती है। आयात पे भी, निर्यात पे, वो परिवहन पे भी, किसी प्रकार की भी जो है रोक सरकार लगा सकती है। ठीक है, या तो संपूर्ण भाग में लगा सकती है, पहला क्लॉज कहता है संपूर्ण भाग में प्रतिषेध कर सकती है, या किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकती है, लाने ले जाने में प्रतिषेध भी कर सकती है सरकार, जैसा सरकार को चाहे। मतलब आयात निर्यात में भी रोक लगा सकती है, और सरकार को लगता है कि भाई लेके नहीं जा सकते तो उस पर भी रोक लगा सकती है। भले ही आयात निर्यात पर रोक ना लगा, परिवहन पर भी रोक लगा सकती है सरकार, है ना। कि भाई जैसे कि सरकार ने अभी एक लिमिट होती है, एक छूट होती है कि एक व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में शराब लेके चल सकता है। सरकार को लगता है नहीं बिल्कुल लेके नहीं चल सकते, तो उस पर भी रोक लगा सकती है सरकार। सरकार कहती है कि भी हमारी स्टेट में आएगा ही नहीं, बिकेगा नहीं, तो उस पर भी रोक लगा सकती है। या सरकार कहती है कोई क्षेत्र विशेष पर्टिकुलर एरिया है वहां रोक लगाना चाहिए, तो वहां भी रोक लगा सकती है। सरकार को जैसा लगता है वैसे सरकार रोक लगा सकती है। इसके अलावा इसमें एक महुआ की बात कही गई है। महुआ एक पेड़ होता है, सभी जानते होंगे भैया, महुआ के फूल आते, फल आते, उससे शराब बनाई जाती है। तो उसके बारे में सर, जिसको इसका बॉटनिकल नाम भी लिखा है महुआ का, बेसिया लैटिफोलिया, और इसकी दो प्रजातियां होती हैं, बेसिया लाजीफोलिया जो है, या किसी अन्य आधार के जो मदरा के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सके, प्रभावी नियंत्रण के लिए यथोचित उपबंध कर सकती है। तो महुआ के बारे में भी सरकार जो है, महुआ एक फूल होता है, कई लोग जानते होंगे, गांव में होता है, एक महुआ का फूल होता है, वैसे भी खाते हैं लोग उसको। हाँ, इसको सड़ा के शराब भी बनती है। तो हालांकि ऐसा नहीं कि महुआ के फूलों में कोई नशा होता है, उनमें फूलों में नशा वगैरह नहीं होता। लेकिन जब कोई भी चीज जो शराब बनती है, अल्कोहल निकाला जाता है, तब शराब उसमें नशा आता है। ऐसे तो ज्वार से भी बन जाती है शराब, बाजरा से, गन्ने से भी बनती है, बहुत सी चीजों से बनती है, तो वो कोई नशे की चीज नहीं, लेकिन उनसे बन सकती है। तो ये कह रहा है कि इस तरीके के जो पदार्थ है महुआ वगैरह, इनके बारे में भी सरकार जो है उपबंध कर सकती है। ठीक, इनके बारे में भी सरकार जो है उपबंध कर सकती है, जिनसे जो है शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो महुआ के बारे में भी, अगर इसको महुआ इसीलिए लिखाया, अगर पूछा कि महुआ के बारे में प्रोविजन कहाँ है, तो धारा 8वीं कहा है, 8 का जो तीसरा है सी, उसमें जो बताया है कि भाई महुआ के बारे में सरकार जो है प्रोविजन स्पेशली कर सकती है, या ऐसे पदार्थ जिनसे शराब बनती है
उनके बारे में सरकार जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हालांकि दो चीजें याद रखना है आपको कि आयात निर्यात ये इसमें राज्य सरकार मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में कर सकती है, इतना याद रखना है। और महुआ की बात भी इसी में है। सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन। देखिए अब दोनों में अंतर क्या है, धारा में देखिए, आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन। निर्बंधन, निर्बंधन देखिए दोनों सेक्शनों में अंतर क्या है। यहाँ क्या था, आयात निर्यात परिवहन का प्रतिषेध, यहाँ था प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब एक तरीके से बिल्कुल रोकना। निर्बंधन का मतलब क्या होता है, शर्तें लगाना। दोनों में अंतर इतना है, यहाँ तो सरकार पूर्ण रूप से रोकने की बात हो रही थी कि किसी क्षेत्र में जो है रोक सकती, पूर्ण रूप से प्रतिषेध कर सकती। निर्बंधन मतलब जो है कि हाँ कर सकते हो लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का अगर आप पालन करते हो तो आप जो है इस तरीके का जो है आयात निर्यात वगैरह जो है कर सकते हो। तो यहाँ शर्तें हैं, ये क्या है, शर्तें। निर्बंधन यहाँ लिख लीजिए शर्तें, ये शर्तों के अधीन है, मतलब कर सकते हो अगर आप हमारे नियमों का पालन करते हैं। जो नियम हमने बनाए हैं, सरकार ने बनाए, हमसे मतलब सरकार से, तो जो नियम हमने बनाए हैं या सरकार ने बनाए हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक जो है आयात निर्यात कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्तें हैं और उन शर्तों को जो है आपको पालन करना पड़ेगा। हमने कुछ शर्तें निर्धारित कर रखी हैं, अगर आप हमारी शर्तों का पालन करेंगे तो आयात निर्यात जो है या परिवहन जो है आप जो है हमारी स्टेट में कर सकते हो। तो राज्य सरकार आयात निर्यात परिवहन पर शर्तें अधिरूपित कर सकती है, सीधा याद रखना है आपको। इसमें राज्य सरकार आयात निर्यात या परिवहन पर क्या कर सकती है, शर्तें अधिरूपित कर सकती है, शर्तें अधिरूपित ठीक है। तो ये याद रखना है कि राज्य सरकार आयात निर्यात या परिवहन के पर जो है क्या कर सकती है, शर्तें जो है लगा सकती है, अगर राज्य सरकार को ठीक लगता है कि किसी शर्त विशेष के अधीन जो है किसी व्यक्ति को जो है, इसमें लिखा है राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन नहीं किया जाए। मंजूरी के बिना मतलब शर्त के, जो सरकार की मंजूरी के बगैर, मतलब शर्तों का मतलब ये है कि उसमें सरकार आपको लाइसेंस देगी, बकायदा लाइसेंस होगा, उसके अधीन उसके आधार पर ही आप आयात निर्यात या परिवहन करेंगे, है ना। तो वो कह रहा है जैसी शर्तें राज्य सरकार लगाती है तो उन शर्तों के आधार पर आप जो है इस तरीके का आयात कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो, परिवहन भी जो है आप कर सकते हो। किसी भी ऐसे शुल्क, मतलब इसमें शुल्क भी हो। अब देखिए शर्तों में, शर्तें सरकार फ्री में तो लगाती, शर्तें लगाती है तो इसका मतलब वही है कि आप पे लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए तो उसके लिए कुछ फीस होगी, तो वो फीस भी जमा होना चाहिए, है ना, आपके नाम लाइसेंस भी होना चाहिए। ये सारी नॉर्मली जो चीजें हैं वो जो है सरकार इसमें तय कर सकती है। और जो भी सरकार ने फीस वगैरह तय की है उसका आपने संदाय कर दिया हो सरकार को, वो सारी चीजें इसमें आती। तो कुल मिला के इसमें कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखें कि जो राज्य सरकार जो है कि क्या कहते हैं, शर्तों के अधीन, राज्य सरकार की शर्तों के अधीन या शर्तें अधिरूपित कर सकती है, उनके अधीन जो है आप स्टेट में जो है अपने आयात कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो या परिवहन भी जो है आप कर सकते हो। तीनों चीजें जो है आप इसमें कर सकते हो। अब देखिए सेक्शन 10, इसमें इतना ही याद रखना है और कुछ है भी नहीं इसमें। सेक्शन 10 देखिए, सेक्शन 10 कहता है आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता। अब ये इसी का बड़ा रूप है आगे। ठीक है, जो शर्तें लगा दी सरकार ने, और शर्तें लगा दी तो पास वगैरह भी चाहिए उसके लिए, आयात निर्यात के लिए। तो आयात निर्यात, निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता।
ठीक है, इतना ही है इसमें। इसमें जो है कोई खास नहीं है, इसमें केवल आपको इतना ही याद रखना है, हेडिंग ही याद रखना है ना, कुछ नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं लिखा है। अंदर लिखा है ऐसी मात्रा से अधिक जिसे राज्य सरकार अधिसूचना या द्वारा या साधारण या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विहित करे, किसी भी मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ये के अधीन जारी किए गए समझे गए पास के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है एक विहित सीमा से अधिक, मतलब जो सरकार ने सीमा निश्चित की है उससे अधिक, विहित सीमा से अधिक, बस इतना। तो ये कोई खास नहीं, बस इतना याद रखें कि इस अधिनियम के तहत जो है सरकार जो है आप आयात निर्यात तभी कर सकते हो जो सरकार ने जो अपने पैरामीटर्स बनाए हैं उन पैरामीटर से अधिक अगर मात्रा है तो उसके लिए आपको पास अगर है तो कुल मिला के पास कब बनवाना है उसके लिए भी शर्तें रह रहती है ना। सरकार तय कर सकती है कि भैया पास की आवश्यकता कब है ना, कब पड़ेगी, किस सीमा पे आपको पास बनवाना पड़ेगा, है ना। तो वो सीमा, अगर उस सीमा से हम कैटेगरी, सीधी सी बात कह दीजिए, अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको पास लेने की आवश्यकता पड़ेगी, बगैर पास के आप ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आगे पढ़ेंगे अपन, इसमें कुछ मात्रा है कि एक आदमी जो है अपने संग बहन कर सकता है, लेकिन उस मात्रा से ज्यादा अगर सर उदाहरण के लिए मान लो अभी उसमें आगे जो है कि एक आदमी कितना जो है अपनी जो है शराब वगैरह अपने साथ लेके चल सकता है, अगर उस मात्रा से अधिक है तो इसका मतलब ये कि आप प्रोफेशनल तरीके से ले जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको पास की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि अगर जो वो आप परिवहन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उसके लिए जो है राज्य सरकार जो है आपके लिए पास इशू कर सकती है। तो बगैर पास के आप जो है आयात निर्यात या परिवहन नहीं कर सकते। तो हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है और कोई खास इसमें जो है महत्वपूर्ण नहीं है। 11 देखिए, सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है आयात निर्यात परिवहन के लिए पास। ये कहता है पास की आवश्यकता और ये कहता है पास, इन दोनों धारा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कहता है कि भैया ये तो आवश्यकता है, मतलब बगैर पास के नहीं करोगे, लाइबिलिटी देती है धारा 10 आप पे क्या थोप रही है, एक लाइबिलिटी। वो ये कह रहा है कि भैया पास चाहिए, पास की जरूरत है आयात निर्यात परिवहन के लिए पास। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास। ठीक है, दोनों धारा में अंतर इतना है, ये पास जारी करने की लायबिलिटी है, बगैर पास के नहीं करोगे। ये एक जिम्मेदारी वाली धारा है, धारा आप 10 आप पे जिम्मेदारी डाल रही है, क्या डाल रही है, जिम्मेदारी, कि भैया बगैर पास के नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारी है आपकी। लायबिलिटी डाल रही है धारा 10 कि भैया पास नहीं है तो नहीं ले जा सकते। एक निश्चित मात्रा से ऊपर जो शराब की जो सरकार ने छूट दे रखी है उस छूट से अधिक मात्रा में अगर शराब है तो बगैर पास के आप उसको नहीं ले जाओगे। और धारा 11 कहती भैया जो शराब है आयात निर्यात कर रहे हैं उसको, उसके लिए आपको पास चाहिए। ठीक है, दोनों में अंतर इतना है बस, दोनों मिली हुई धाराएं, एक साथ ही पढ़ेंगे, मिली हुई धाराएं। ठीक है, ये लायबिलिटी देती है, पहले कहती है कि बगैर पास के नहीं कर सकते, लायबिलिटी देती है, और ये कहती है कि भी पास चाहिए जब आप जो है एक निश्चित मात्रा से अधिक जो है करेंगे तो उसके लिए पास चाहिए। अब पास चाहिए तो कौन देगा पास, इसमें आप लिखना है, याद रखना है कि पास कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। देखिए इसमें दो चीजें आती है, इसमें भी लड़के गड़बड़ करते हैं, पहले आप याद रखें, पास कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये याद रखना है आपको, इसमें दो तीन चीजें याद रखना है, पास कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे, पहला क्वेश्चन तो ये याद रखेंगे भाई पास कौन जारी करेगा इस अधिनियम में, कलेक्टर जारी करेगा। काहे कि आयात निर्यात के है ना, तो कलेक्टर जारी करेगा। अब बात आती है कि समय समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। समय समय पर ध्यान रखेंगे, समय समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। सामान्य नियम तो ये कहता है कि भाई कलेक्टर जारी करेगा, लेकिन समय समय पर जो है कोई विशेष पास वगैरह होते हैं तो वो आबकारी आयुक्त उसको जारी कर सकता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पास कौन, तो दोनों कर सकते हैं, कलेक्टर और आबकारी अधिकारी दोनों। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आंसर होगा, है ना।
अगर वो आपको पर्टिकुलरली समय समय पर पूछता है कि समय समय पर पास कौन जारी करेगा, तो इसका आंसर लगाएंगे आप आबकारी आयुक्त। अगर वो नॉर्मली पूछता है कि सामान्यतः कौन करता है, तो कलेक्टर करता है। और अगर दोनों ऑप्शन देके पूछते हैं कौन इनमें से कौन कौन कर सकता है, तो फिर दोनों लगाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो कलेक्टर भी कर सकता है और आबकारी जो है आपका आयुक्त भी कर सकता है। बस अंतर याद रखना है कि कलेक्टर तो करता ही है नॉर्मली, और समय समय पर जो है आबकारी आयुक्त के द्वारा भी जो है पास जारी किए जा सकते हैं। तो दोनों ही याद रखना है इसमें आपको। अब बात आती पास जो होते हैं वो कितनी अवधि के, तो पास निश्चित अवधि के लिए होंगे। ये भी याद रखेंगे, पास ऐसा नहीं है कि मिल गया तो हमेशा के लिए, पास निश्चित अवधि के लिए होते हैं। कोई भी तारीख हो सकती है निश्चित अवधि के, भैया 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी जो भी होता हो XYZ, तो वो उस अवधि के लिए हो सकते हैं। तो पास निश्चित अवधि के लिए होंगे, निश्चित अवधि के लिए होंगे, बस इतना काफी है। तो पास निश्चित अवधि के लिए होंगे मतलब एक तयशुदा तारीख होगी, उतनी समय तक ही आपके पास वैलिड रहेंगे उससे ज्यादा नहीं। चौथा याद रख सकते हैं, पास जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। साधारण और विशिष्ट, विशिष्ट हो सकते हैं, हो सकेंगे लिख लीजिए सीधा। ठीक है, तो पास साधारण भी हो सकते हैं, नॉर्मल पास भी हो सकता है, और विशिष्ट पास भी जो है जारी किया जा सकता है। ये आपको इसमें जो है याद रखना है। तो याद रखें कि बाधक द्रव्यों सामान्यतः तो कलेक्टर करता है। ये दो चीज इसी में लोग कंफ्यूजन करते हैं, कई कलेक्टर याद रहता है, फिर आप तो दोनों कर, पहले तो मोटा मोटा याद रखो कि दोनों ही करते हैं, दोनों को सकती है, कलेक्टर को भी सकती है, आबकारी आयुक्त को भी सकती है। अगर वो पर्टिकुलर ये शब्द लगा के पूछता है कि समय समय पर कौन जारी करता है, तो फिर आप आबकारी आयुक्त ही लगाओगे, है ना। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है ना। और साधारण और विशिष्ट प्रकार के जो है पास हो सकते हैं। पास निश्चित अवधि के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पास मिल गया तो लाइफ टाइम वारंटी हो गई, बोले अब हम करेंगे, नहीं। जितनी अवधि के लिए आपको जो है पास जारी किया गया है, उतनी अवधि के लिए ही आप जो है पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और धारा है इस अधिनियम, इस धारा, इस जो है चैप्टर की धारा 12, ये भी लिख लेते हैं। जो भारत धारा वो कहती है, अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए पास समझे जाएंगे। अन्य अधिकारी द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम द्वारा जारी किए गए क्या समझे जाएंगे, पास समझे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए पास समझे जाएंगे। क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि अन्य अधिकारी मतलब इस अधिनियम के तहत मान लो कलेक्टर से भिन्न कोई अधिकारी है, आबकारी आयुक्त से भिन्न कोई अधिकारी है, जिसने अगर कोई पास जारी किया है ना, तो उनके द्वारा अगर पास जारी कर दिया गया है, या मान लीजिए अदर स्टेट से माल आ रहा है, उनके द्वारा अगर पास जारी कर दिया गया है, तो उसको भी जो है इस अधिनियम के द्वारा जारी किया गया पास समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है, जब इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त करेगा। तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि भाई हमारी तरफ से दिया, निर्धारण करेगा आबकारी आयुक्त। ये याद रखना है आपको, आबकारी आयुक्त मतलब एक तरीके से फाइनल मुहर आबकारी आयुक्त की लगेगी। अगर आबकारी आयुक्त को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर इस अधिनियम, अन्य अधिनियम के तहत कह लीजिए, या कह लीजिए अन्य अधिकारियों द्वारा जो पास जारी किए गए हैं, वो इस अधिनियम के तहत भी जो है पास समझे जाए। अन्य अधिकारियों द्वारा आबकारी आयुक्त साधारण विशेष आदेश पर यदि कोई हो कि अधिनियम रहती हो, जिन्हें वह अधिरूपित कर यह निर्देश दे सकेगा कि भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए पास समझा जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया, मान लीजिए शराब किसी, देखिए हमारे स्टेट में तो बनती नहीं है शराब, अधिकतर जो है आपके महाराष्ट्र में बनती है शराब, गोवा में बनती है शराब, और भी कई स्टेट है जहाँ बनती है। अब वहां से मान लीजिए शराब आ रही है, इंडिया यहाँ आ रही है, अपने MP में आ रही है, लोडिंग होके आती है बनती है।
आती है। तो वहां से जब वो आएगी शराब, तो वहां पे भी पास जारी किए जाएंगे, किसी ना किसी अधिकारी ने जारी किए होंगे। अब वो शराब यहाँ आती है, अब तो भैया वो वहाँ ऐसा तो है नहीं वो भी यहाँ पे पहले अनुमति लेगा, वहां से ही वो अपनी परमिट बनवा के लाता है, और यहाँ के जो है आबकारी विभाग है उनको पेश करता है, यहाँ का जो आबकारी जो आयुक्त है वो उसका निर्धारण करता है कि भाई हाँ ठीक है, वहाँ का जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, उसके द्वारा जारी किया गया पास, तो उसको स्वीकृति दे देता है, एक तरीके से स्वीकृति दे देता है। तो स्वीकृति दे देता है तो यही मान लिया जाता है कि यहाँ के जो हमारे आबकारी आयुक्त है उनके द्वारा ही जारी किया गया वो पास है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसमें लिखा है कि अन्य अधिकारिताओं में जो पास जारी करिए जाते हैं, जो माल आता है रुके ना, सीधी सी बात है, फ्लो ना रुके माल का। नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी कि पहले वहां से परमिशन लो, फिर यहाँ वारंट पे आ गए, उसके बाद फिर यहाँ की परमिशन लो, फिर उसके बाद इंटर करो, इस चीज में वो दिक्कत की वजह से कहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए पास होते हैं, अगर आबकारी आयुक्त को लगता है कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है उनका पालन करते हुए अगर अनुमति दी गई है, हमारे जो है रूल्स को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो जो है उनको मंजूरी दे सकता है। यानी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की गई जो पास है, चाहे भारत में के कोई भी अधिकारी द्वारा दी गई हो, तो इस अधिनियम के द्वारा जारी की गया पास उसको समझा जा सकता है। अब आता है अध्याय आपका 4। अध्याय 4 जो है आपका 13 से शुरू होता है। ये कहता है विनिर्माण, कब्जा और विक्रय के बारे में, कि मैन्युफैक्चरिंग आ गई भाई, कैसे बनाएंगे आप, उसका कब्जा रखेंगे, बेचना, खरीदना, बेचना और उसका कब्जा, तीनों चीजें हैं इसमें। तो अध्याय 4 है, ये सेक्शन जो है आपके 13 से शुरू होता है, सेक्शन 13। ये कहता है मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अभिव्यक्ति, काय के लिए, मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए, विनिर्माण आदि के लिए, ये बनाने की बात कह रहा है, के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति, दोनों की बातें कह रहा है ये। चाहे आप शराब कह लें, चीजें मादक द्रव्य कह लीजिए, जो बनाते हैं उनको बनाने के लिए भी और उनको बेचने के लिए भी, मतलब आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर लाइसेंस के जो है ना तो आप मादक द्रव्य जो है बना सकते हैं और ना ही उनका जो है आप विक्रय कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी शर्तें हैं, उन शर्तों के तहत आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये विक्रय का तो आप देखते ही सब पेपरों में निकलता है, कई बार निकलता है ठेके खराब के उसके साथ। ऐसे ही जो है सेलर के लिए भी, जो सेलर के लिए भी निकलता है, ऐसे जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए भी रहता है। वो मैन्युफैक्चरर आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं स्टाफ की, तो उसके लिए जो है सरकार से जो है आपको जो है पहले क्या लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसी के बारे में है कि जो है राज्य सरकार द्वारा कौन जारी करेगा, मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय के लिए जो है अनुज्ञप्ति जो है। एक मिनट। तो इसमें लिखा है, देखिए पहले एक दो तीन चीजें और देख लीजिए। इसमें लिखा है मादक द्रव्यों का विनिर्माण, संग्रह किया जाएगा, भांग के पौधे की खेती करना, ताड़ी कैसे उत्पन्न की जाएगी उसके बारे में, मदरा के विक्रय के बारे में, डिस्टिलरी या ब्रूअरी लगाना चाहते हैं मतलब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसके बारे में, ताड़ी से भिन्न कोई भी जो है मादक द्रव्य के जो है विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कोई भपका पात्र वगैरह, इन सब के लिए मतलब आपको लाइसेंस, मतलब यानी कि जो है भपका पात्र जिससे शराब बनती है, उपकरण होते हैं ये शराब बनाने के, तो उनके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कोई आदमी अपने घर में जो है शराब बनाने के उपकरण भी नहीं रख सकता, याद रखें, कोई उपकरण भी नहीं रख सकता बगैर लाइसेंस के। अगर लाइसेंस है तो ही उपकरण रख सकता है, वैसे नहीं रख सकता। ठीक है, क्यों रखे हो, इसका मतलब यह है कि आप जो है शराब बनाना चाहते हो तो आपको जो है लाइसेंस देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन देता है, राज्य सरकार, यहाँ भी राज्य ही सरकार है जो है, राज्य सरकार डायरेक्टली देती है। आपने देखा भी होगा जब निकलता है राज्य सरकार ही निकालती है, चाहे वो शराब की दुकानों के ठेके हो या विक्रय के लिए हो या आपके जो है बनाने के लिए हो, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो उनके लिए नोटिफिकेशन सरकार निकालती है। जो लोग इनकी जो है शर्तें हैं सरकार की, उन शर्तों का अगर पालन करते हैं और सरकार को ठीक लगता है तो सरकार उन लोगों को जो है इस तरीके से जो है निर्माण करने का या विक्रय करने की जो है अनुज्ञप्ति दे सकती है। याद रखें दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ताड़ी के बारे में छूट दे सकती है। याद रखें इसी में है, राज्य सरकार चाहे तो
विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, विनिर्दिष्ट मतलब बताए गए क्षेत्र में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ताड़ी के बारे में छूट दे सकती। काय के बारे में? ताड़ी के बारे में। ताड़ी के बारे में, ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार किसी भी चीज में, ताड़ी क्या किसी भी चीज में छूट दे सकती, ताड़ी के बारे में छूट दे सकती है। क्या है कि कई कल्चर में उनके ताड़ी चलती है, उनका कल्चर में शामिल है। क्या होता है, जो पुराने जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ ताड़ी का एक ताड़ का वृक्ष होता है। ताड़ का वृक्ष तो सबने देखा, वो खजूर के जैसा वृक्ष होता है ताड़ का। तो जो वृक्ष होता है ताड़ का, उससे जो है ताड़ी निकाली जाती है। तो उनके कल्चर में वो शामिल है। तो अगर सरकार को लगता है कोई आदिवासी एरिया है वहाँ पे कल्चर में चलता है, वहाँ नॉर्मली शराब पीने के अलावा और भी बहुत से कामों में उनके आती है, तो वो यूज करते हैं। तो सरकार उस क्षेत्र विशेष के लोगों को छूट दे सकती है, ताड़ी का इस्तेमाल का, बनाइए बेचिए। मतलब बेचना तो नहीं है, बेचने के लिए भी उसमें नियम है, आगे पढ़ेंगे अपन कि बेच सकते हैं कैसे, किसको बेच सकते हैं, तो वो उसका भी आगे आएगा ताड़ी में। तो सरकार जो है ताड़ी के बारे में स्पेशल छूट दे सकती है कि भाई आप ताड़ी का रस निकाल सकते हो और उसको पी सकते हो जो है। तो कुछ क्षेत्र विशेष में अगर राज्य सरकार चाहे तो ताड़ी के बारे में क्या दे सकती है? छूट दे सकती है। राज्य सरकार गृह उपयोग के लिए मदिरा निर्माण को भी छूट दे सकती है, याद रखें ये भी है। राज्य सरकार गृह निर्माण के लिए, ये क्षेत्र विशेष के लिए, हालांकि ऐसा नहीं अपने यहाँ नहीं है, कई जगह हो सकता है। खासकर आदिवासी जो इलाके वहां सरकार छूट दे देती है, क्योंकि इनके जीवन का एक हिस्सा है। मदिरा जीवन के इनका एक हिस्सा है, पार्ट है लाइफ का उनके, इसीलिए उसमें छूट देती है सरकार। तो राज्य सरकार गृह उपभोग के लिए, क्योंकि इनके हर काम में शराब चलती है, हर काम में, छोटे से बड़े काम में पहले शराब होती है। तो इसीलिए जो है धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है इनका वहाँ शराब वगैरह, इस वजह से सरकार उनको छूट देना चाहे तो दे सकती है। राज्य सरकार गृह उपभोग उपयोग कह लीजिए या उपभोग कह लीजिए, उपयोग के लिए भी मदिरा निर्माण को छूट दे सकती है। मदिरा निर्माण को क्या दे सकती है? छूट दे सकती है। ये आपको याद रखना है कि राज्य सरकार चाहे, पहला तो राज्य सरकार देती है अनुज्ञप्ति, दूसरे 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। पहला, राज्य सरकार जो है अनुज्ञप्ति देती है आपको, विनिर्माण विक्रय, आपका विनिर्माण हो चाहे आपका आप उसको विक्रय करने वाले हो, दोनों के लिए। दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ताड़ी के बारे में स्पेशल छूट दे सकती है। तीसरा, राज्य सरकार जो है गृह उपयोग के लिए, होम आप जो इस्तेमाल करते हैं घर में, उसके लिए भी जो है सरकार जो है छूट दे सकती है। अब देखिए 14, देखिए सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है डिस्टिलरियों और भंडागारों का स्थापन या अनुज्ञापन। जी डिस्टिलरी, डिस्टिलरी मतलब एक तरीके से, डिस्टिलरी का मतलब फैक्ट्री है ये, जहां शराब जो है बनाई जाती है, डिस्टिलरी, लरियों, डिस्टिलरियों और भंडागार। जी डिस्टिलरी मतलब फैक्ट्री हो गई। अब देखिए शराब बनती है तो उसको स्टोरेज की जरूरत भी पड़ती है, तो भंडागार, भंडागारों, भंडागारों मतलब इनका वेयर हाउस भी होते हैं, शराब के वेयर हाउस भी होते हैं, उनके लिए भी का स्थापन या अनुज्ञापन, का स्थापन या अनुज्ञापन, अनुमति देना। इसमें एक ही चीज याद रखना है आपको कि जब डिस्टिलरी वगैरह, जैसे कि सरकार ने आपको अनुमति दे दी, अपेक्षित जो है लाइसेंस हो गए, अब लाइसेंस के बाद बात आती है कि जो फैक्ट्री लग रही है कहाँ लग रही है, उसके लिए जो है, तो इसमें कौन देता है? आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा से किया जा सकेगा। इसमें जो है आपको डिस्टिलरी वगैरह दी जाती है, इनकी अनुज्ञप्ति वगैरह किसके अनुमति से दी जा सकती है? आबकारी आयुक्त। इसमें याद रखना है आबकारी आयुक्त, इसमें बस इतना याद रखना है, आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा से, अनुज्ञा मतलब अनुमति से, अनुज्ञा से किया जा सकता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। इसमें जो है आपकी जो भंडागार हो गया, आपकी डिस्टिलरी वगैरह जो लगाई जाती हैं,
तो इसमें किसकी अनुमति चाहिए आपको? आबकारी जो है आयुक्त की। आबकारी आयुक्त ऐसी डिस्टिलरियों को स्थापित कर सकेगा जिसमें धारा 13 के अधीन मंजूरी की गई है, मतलब जिसमें सरकार ने स्थापित कर सकता है। कौन कर सकता है? आबकारी आयुक्त कर सकता है। जिनकी मतलब सरकार पहले मंजूरी दे देती है, सरकार ने मंजूरी दे दी है आपको। अब सरकार ने जब आपको मंजूरी दे दी है, अब आपको स्थापित करना है, तो इसके लिए जो आपको फैक्ट्री लगाना है वो सारा काम इनका है। मतलब सरकार ने आपको मंजूरी दे दी, वहां से हो गया काम, अब इन पे काम आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि डिस्टिलरी भंडार का स्थापन कहाँ होना है, कहाँ लगना है, कहाँ पे उसको अनुमति दी जाए। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से आपको ऑथराइज कर दिया कि ठीक है हमारी स्टेट में आप अपनी फैक्ट्री खोल लो। अब इनका काम आ गया। अब आबकारी आयुक्त देखेंगे कि भाई इस एरिया में कौन सी जगह है जहां इनको अनुमति दी जाए, जहां ये अपनी फैक्ट्री लगाएं। तो वो सब काम कौन करेगा? फिर आबकारी आयुक्त करेगा। तो याद रखेंगे कि इसमें कौन करता है? आबकारी जो है आयुक्त। तो केवल इतना ही याद रखना है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। डिस्टिलरी को अब जब देखिए आप, ये तो आप जानते हैं कि जब जो आदमी आपको अनुमति दे रहा है, अब मान लो कभी के दिन उसको लगता है बंद करना, तो वो बंद भी करा सकता है आबकारी आयुक्त। आपको जो डिस्टिलरी, किसी भी ऐसी डिस्टिलरी को बंद भी करा सकता है जो पहले से चल रही है, तो ये बंद करवा सकता है। जो आपको अनुमति दे रहा है क्या वो बंद नहीं करा सकता? करा सकता है, तो वो लिख नहीं रहे पुलिस पे चीजें। तो बस आपको जो इंपॉर्टेंट है बनता क्वेश्चन वो यही बनता है, आबकारी आयुक्त। ये नाम पूछा जाता है, पदनाम जो है पूछा जाता है। तो यहाँ आबकारी आयुक्त कर सकता है, ये बंद वगैरह भी करा सकता है। अगर कोई डिस्टिलरी वगैरह है तो उसे बंद भी करा सकता है। इसके अलावा ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करे, डिस्टिलरी ब्रूअरी के निर्माण तथा उसके कार्यकरण के लिए अनुमति दे सकता है। मतलब इसके विनिर्माण, कितना विनिर्माण होना, जैसी शर्तें कुल मिला के राज्य सरकार ने तय की है, उन शर्तों के अधीन वो आपको जो है लाइसेंस भी प्रदान कर सकता है कि भाई कितनी मात्रा में बनाओगे, किस क्वालिटी की बनाओगे, उसके हिसाब से जो है आबकारी जो है आयुक्त आपको जो है क्या दे सकता है, वो भी कर सकता है। ऐसे ही स्टोर हाउस होते हैं, भंडागार कहते हैं, जैसे वेयर हाउस कहते हैं, उनके बारे में भी अनुज्ञप्ति दे सकता है। और जो चालू है उनको बंद भी कर सकता है। कौन कर सकता है? आबकारी आयुक्त। तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आबकारी आयुक्त, बस इतना है। आबकारी जो है आयुक्त, तो ये आपका जो है काम का है। इसमें याद रखना है कि आबकारी आयुक्त जो है सारे काम इसमें करता है। अब बात आज इतना ही रहने दीजिए। 15 हो, आपको 15 से कल पढ़ाएंगे। 1 मिनट। 15 से कल होगा, और कल है 25, 26 और आपका लगभग 27 तारीख को इसको खत्म करेंगे। और 2 दिन में आपका, इसके बाद जो है आपका भ्रष्टाचार पढ़ेंगे तो वो खत्म करेंगे। चलिए अब मैं मेजर वाले ग्रुप में देखेंगे।